नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट और इंटरलिंक्ड टॉपिक्स के बारे में। कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल डेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में कई देशों पर बहुत सारा ऋण है और कोविड-19 ने उसको और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया है। तो इन तीनों का आपस में लिंक कैसे है, कुछ केस स्टडीज के साथ में मैं आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इस पर, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ये लेक्चर देख लीजिए। तो इसमें बताया गया था कि सिस्टमिक रिस्क कैसे है क्लाइमेट चेंज और डेट से, और इसके साथ साथ अब मैंने कोविड-19 वाला एस्पेक्ट भी इसमें जोड़ दिया है। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। पाथफाइंडर पर हम सभी टीचर्स इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं अपने लेक्चर्स में जो आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होता है। आप मेंस में डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करके। आप इन प्रेजेंटेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर, बाय द वे। लेकिन ये हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इस रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो 2022 के इस पहले कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें। 2 जनवरी रविवार सुबह 11 बजे। इसमें अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी अनअकैडमी की तरफ से। मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। डू वॉच दैट ऑन यूट्यूब। अब आपके लिए क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से पूछ रहा हूं मैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिकार्डियन इक्विवेलेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? पहला, टैक्सेशन एंड डेट्स आर इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Consumers anticipate that government borrowing today will mean a tax hike in future. Government borrowing has the same effect on the consumer economic behavior as a tax increase. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप मुझे बताइए। आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं उन पे दुनिया के दूसरे देशों का बहुत सारा कर्ज है और ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे आप लोग अगर कोई लोन लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल फोन लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आपको हर महीने एक ईएमआई चुकानी होती है। तो इसी प्रकार से देश को भी विदेशों से लिए कर्ज को चुकाने के लिए ईएमआई भरनी पड़ती है और ये ईएमआई बहुत बड़ी होती है। इट इज नॉट लाइक योर फोन और लैपटॉप ईएमआई। तो ये इंस्टॉलमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं और इस पैसे के कारण, इस पेबैक के कारण ये देश अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने देश की जरूरतों में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। खास करके क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है वो यहां पर नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डेट ऑब्लिगेशन। अब कोविड-19 ने दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज को स्लो डाउन कर दिया है और इससे ये डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों को होने वाला खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी डाउन जा रही है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और धीरे बनेगा। अब अक्सर आप सोचते होंगे कि कर्ज तो केवल गरीब देश लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि केवल लो इनकम या डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें हम आमतौर पर गरीब देशों के रूप में मानते हैं, वो ही नहीं बल्कि कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज जिनमें ठीक ठाक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, हाई इनकम कंट्रीज की तरह नहीं है, लेकिन मिडिल इनकम कैटेगरी वाले में आते हैं, उन देशों में भी कर्ज की बहुत बड़ी समस्या है। तो 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पर आज लेकर आया हूं, बेलीज, फिजी और मोजाम्बिक। इन तीनों ही देशों में क्लाइमेट चेंज, कर्ज और कोविड-19 के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का असर हमें इनकी इकोनॉमी पर, इनके देश पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बेलीज कहां पर स्थित है? सेंट्रल अमेरिका का ये देश है, यहां पर है बेलीज, इसका कैपिटल है बेल्मोपान। तो बेलीज वैसे एरिया में काफी छोटा देश आपको नजर आ रहा है भी, और ये एक मिडिल इनकम कंट्री है। इसमें टूरिज्म का अच्छा खासा रेवेन्यू रहता है। ये एक ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है, तो लोग यहाँ घूमने आते हैं मैक्सिको, यूएस वगैरह से, और यहाँ पर इनके पुराने मायन आर्किटेक्चरल रूइंस हैं, इनको देखने के लिए भी हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो बेलीज एक मिडिल इनकम कंट्री है, ज्यादा गरीब देश नहीं है, ठीक ठाक डेवलपमेंट है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद बेलीज पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है इवन बिफोर कोविड-19। और क्लाइमेट चेंज के कारण इन्हें क्या क्या समस्या देखनी पड़ रही है? बढ़ते समुद्र स्तर के कारण बीचेस को खतरा है, कोरल रीफ ब्लीच हो चुकी हैं, कोस्टल इरोजन हो रहा है, और अब पैंडेमिक के कारण इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स, टूरिज्म, ये पूरी तरह खत्म हो गया। यानी कि 1 साल तक तो लगभग टूरिज्म था ही नहीं, और अभी भी जो टूरिज्म के लेवल्स 2018-19 में थे उसके मुकाबले पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। मोस्टली जो लोग टूरिस्ट अभी आ रहे हैं वो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई देशों में आने जाने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो लोग प्रेफर यही कर रहे हैं कि हम अपने ही देश में घूमें फिरें। तो फॉरेन टूरिस्ट जो बेलीज जैसे देशों में इनकम का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि बेलीज अपने आप में एक छोटा देश है, यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं है, कुछ लाखों में आबादी है, तो यहाँ तो डोमेस्टिक टूरिज्म कोई खास हो नहीं सकता। तो इनकी इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई। पैंडेमिक के दौरान यहाँ अटलांटिक ओशन से आने वाले 2 बड़े हरिकेन्स ने, चक्रवर्ती तूफानों ने, इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और इन तूफान के कारण यहाँ पर बाढ़ आ गई थी और कई सारे खेत, सड़कें पूरी तरह से बह गई।
एक्चुअली में बारिश इनके पड़ोसी देश ग्वाटेमाला में ज़्यादा हुई थी, लेकिन वहाँ से नदियाँ ज़्यादातर बहकर बेलीज की तरफ ड्रेन होती हैं, तो इनके देश में बाढ़ के हालात ज़्यादा बदतर थे। बेलीज का राष्ट्रीय कर्ज उसकी जीडीपी का कुल 85% अमाउंट हो चुका है, तो यहाँ पर डेट इज टू जीडीपी का रेशियो काफ़ी हाई है। इसके कारण स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने इसकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी नीचे कर दी थी। अब इसके कारण बेलीज देश को बड़े प्राइवेट लोन्स नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही लो हो चुकी है। आईएमएफ ने बेलीज के डेट लेवल्स को अनसस्टेनेबल कहा है कि ये तो सस्टेन हो ही नहीं सकता, 85% इज वेरी हाई। बेलीज के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि हमें तो तुरंत डेट रिलीफ चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है और हम ज़्यादा पॉल्यूशन करते नहीं है क्योंकि बेलीज तो एक बहुत छोटी आबादी का देश है, तो यहाँ पे क्या पॉल्यूशन होता है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पर ज़्यादा बड़ी, लेकिन उसका नुकसान हम झेल रहे हैं। तो पॉल्यूशन दूसरे देश कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा वल्नरेबल हम हैं, ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों को हो रहा है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इस तरह के देशों को लोन देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेलीज उन ज़्यादातर लोन्स के लिए क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि वो लोन रखे जाते हैं गरीब देशों के लिए, पुअर कंट्रीज के लिए जिनकी इनकम लेवल्स काफ़ी नीचे हैं। अब बेलीज की जो एवरेज इनकम है दैट इज क्वाइट गुड, तो वो मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए वो एलिजिबल ही नहीं है ज़्यादातर कर्ज के लिए, लेकिन उसकी हालत काफ़ी खराब हो रखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कंट्री ऑफ फीजी। फीजी दक्षिण पैसिफिक ओशन में स्थित एक द्वीप समूह है। इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज की। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ के आइलैंड्स खतरे पर हैं। कई सारे आइलैंड्स अगले 100 साल में यहाँ डूब जाएंगे और लगातार आने वाले तूफान यहाँ पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हर साल नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें वो सड़कें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसके लिए काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। अब अगेन यहाँ की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस खर्चे को उठा ले। देखिए जैसे भारत, यूएस, जर्मनी, रशिया, ये बड़े बड़े देश है ना, इनकी आबादी इतनी होती है कि यहाँ पर ये सस्टेनेबल होता है कि आपको अगर सड़क बनानी भी पड़ रही है हर साल तो आप उस सड़क को बनाएंगे, वरना उसके कारण इकोनॉमिक स्थिति नीचे जाएगी, राइट। तो इंडिया में गवर्नमेंट्स देखिए या कोई भी बड़े देश में आप देखिए, सड़कें या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती हैं चाहे उनको बार बार करना पड़े, लेकिन छोटे देशों में ये सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आपने एक बार सड़क बना दी तो वो कई सालों तक आपको उसी सड़क को इस्तेमाल करना होगा क्योंकि नई सड़क बनाने का पैसा उनके पास नहीं होता। ऐसे में पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी और डाउन चली गई। यहाँ पर भी दिसंबर 2020 में एक बहुत बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन यसा आया था जिसने कई सारे घरों को, कई सारे खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया और फीजी के सामने सबसे बड़ी समस्या तो सी लेवल राइज की है। तो ऐसे में फीजी को भी कर्ज लेने की आवश्यकता है। अब फीजी के सामने समस्या है चाइना का कर्ज। तो चाइना ने ऐसे कई देशों को कर्ज दे रखा है, तो चाइना का जो डेट है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो इस तरह के कर्ज के बारे में रिसर्च करता है, उसने एक प्रपोजल रखा अभी कुछ समय पहले। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि चाइना जैसे देशों को क्लाइमेट हेल्थ डेट स्वैप करना चाहिए। यानी कि अगर ये देश जिन्होंने चाइना से कर्ज ले रखा है, अगर ये अपने देश के हेल्थ और क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं तो उसके बदले में चाइना को इनका कर्ज माफ कर देना चाहिए। एंड नॉट जस्ट चाइना, दूसरे इंटरनेशनल संस्थान जैसे कि वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा भी ये कार्य कर सकते हैं। अब हमने दो छोटे देशों की बात कर ली। बेलीज की आबादी 4 लाख है, फीजी की लगभग 9-10 लाख है। अब एक बड़े देश की बात करते हैं, मोजाम्बिक। तो ये एक बहुत बड़ा अफ्रीकी देश है, एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा है, आबादी भी इसकी 3 करोड़ प्लस है, लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। अब इनके पास रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है, सब कुछ है, पर फिर भी ये काफ़ी गरीब देश है। और बाय द वे मुझे याद है कि अफ्रीका के देश रिसोर्सेज के बावजूद क्यों गरीब हैं, इस पर मुझे लेक्चर बनाना है। कल यानी कि फ्राइडे को ये लेक्चर पक्का आ जाएगा। इट इज़ कम्प्लीटली रेडी, बस उसे रिकॉर्ड करना है, तो कल आ जाएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, कई सारे वीडियोज़ के नीचे आप लोगों ने बात कही। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मोजाम्बिक दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। इट इज़ द 6th पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ की सरकार ने इस गरीबी को मिटाने के लिए दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हैं और कई सारे सीक्रेट लोन ले रखे हैं। यानी कि सरकार ने लोन लिया और लोगों को बताया ही नहीं, और जब सरकार बदलती है तब पता चला कि अच्छा ये सीक्रेट लोन भी था। इस तरह की सिचुएशन, मिसमैनेज्ड सिचुएशन वहाँ की सरकारों की रही है। ऐसे में मोजाम्बिक जो है उसको भी साइक्लोन्स को फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर भी देखो साइक्लोन्स आते हैं, इंडियन ओशन वाला जो एरिया है यहाँ पर भी कुछ साइक्लोन्स आए थे 2019 में, जिन्होंने मोजाम्बिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और 1000 लोगों को मार भी दिया। अब पूरे देश की जीडीपी ही लगभग $14 बिलियन के आसपास है, उसमें से ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास का तो एक तूफान नुकसान पहुंचा गया। तो कितना भारी इनके लिए नुकसान है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो मोजाम्बिक ने इससे निपटने के लिए और ज़्यादा लोन लिए। फिर आ गई कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब आईएमएफ कह रहा है कि ये देश डेट डिस्ट्रेस में है, जो कि सबसे खराब स्थिति हो सकती है किसी भी देश के लिए जिसने लोन लिया है। कुछ महीने पहले यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे किया था, एक स्टडी करी थी, जिसमें ये बात सामने आई कि दुनिया के 72 कंट्रीज ऐसे हैं जो अगले 3 साल में $600 बिलियन के डेट पेमेंट्स को नहीं चुका सकते।
वो उसको डिफॉल्ट कर सकते हैं, वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। जस्ट इमेजिन 72 कंट्रीज आउट ऑफ 193 इन द वर्ल्ड, संख्या बहुत बड़ी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पिछले साल कई देशों के साथ मुलाकात करी, ऐसे देश जिन्होंने लोन लिया है, ऐसे देश जिन्होंने लोन दिया है, इनके साथ बैठकर एक आइडिया निकाला गया है। आइडिया ये कि जो भी देश जिन्हें क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अपना फोकस लाएं, ग्रीन इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाए, यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो क्लाइमेट चेंज से इनको बचाव कर सके, और इसके लिए जो पैसा है वो ये क्रेडिटर देश इन्हें देंगे। तो होगा ये कि दुनिया के सबसे अमीर देश जो हैं वो इन गरीब देशों को क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा देंगे। मुझे पता है कि ये सेम आइडिया आपने यूएनएफसीसीसी की मीटिंग में भी सुना होगा। ये वही आइडिया है बेसिकली जो COP 2021 से चला आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए फंड बनाया जाए, अमीर देश गरीब देशों को सब्सिडी दें। लेकिन अभी तक ये आइडिया धरातल पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। तो वर्ल्ड बैंक भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि फंडिंग आपको ऐसे ही देनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक रिकवरी इन देशों की हो और वेल्दी कंट्रीज को इसे एक तरह से स्पॉन्सर करना होगा। इस नई पहल में चाइना को आगे कदम बढ़ाने होंगे सबसे पहले, क्योंकि चाइना ही दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश है। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल क्रेडिटर कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ आंकड़े देखें तो चाइना ने लगभग $3,500 बिलियन के लोन दे रखे हैं। मोर देन $3,500 बिलियन का लोन चाइना ने दूसरे देशों को दिया हुआ है। उसके बाद यूके, फ्रांस और अन्य देश आते हैं। अब आईएमएफ के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ग्रीन रिकवरी के लिए इन देशों के पास पैसा नहीं है और इन्होंने पहले भी पैसा डाला नहीं है। तो ऐसे में अभी बहुत अच्छा मौका है कि सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इस ग्रीन रिकवरी के लिए खर्च किया जाए, और ग्रीन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने से फायदा भी होगा इन देशों को, इनकी जीडीपी को भी, क्योंकि ये फील्ड ऐसे हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो देखो, विकास तेजी से वहाँ हो सकता है जहाँ पर कुछ नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे ऑयल इकोनॉमी है, तो ऑयल इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, उसमें आज किसी बड़ी कंपनी को एंटर करके कुछ काम करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितनी ऑयल कंपनीज दुनिया में आज स्थापित हैं वो लगभग सब 50, 60, 70 साल पहले बन चुकी हैं। लेकिन सोलर में, विंड में, इसमें अभी बहुत स्कोप है। कई सारी कंपनीज इसमें जो जा रही हैं, दे कैन डू वेरी वेल इन द फ्यूचर। तो ऐसे में इन देशों के पास भी अच्छा ऑप्शन है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ग्रोथ आएगी। तो रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है उन्हीं में ज़्यादा फायदा है, और इन देशों को भी यही करना चाहिए। अब पिछले 4 सालों में ग्रीन क्लाइमेट फंड की चर्चा बहुत बार हुई है। $100 बिलियन का आंकड़ा सामने रखा गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैंडेमिक से पहले लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का कर्ज टोटल $8.1 ट्रिलियन था 2019 में। तो 2021 में तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस $100 बिलियन से कुछ होने वाला नहीं है। वी नीड मच मच मोर फंडिंग। अप्रैल 2021 में आईएमएफ ने कहा था कि वो सबसे गरीब देशों को दिए गए लोन्स के लिए 6 महीने का एक मॉरेटोरियम दे रहा है। तो अक्टूबर 2021 तक उनसे किस्त नहीं ली गई थी, उनसे पेबैक्स नहीं लिए गए थे जो लोन का पैसा होता है। तो इस तरह के काम आईएमएफ ने तो किए हैं, इनकी सरकारों को उससे मदद भी मिली। तो वो जो 6 महीने की किस्त थी, उससे उस पैसे का इस्तेमाल वो पैंडेमिक या फिर क्लाइमेट चेंज संबंधी कार्यों में कर सकते थे। तो इस तरह के और नए प्लान्स की अभी आवश्यकता है। हालांकि ये कोई फुल लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी मेजर। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इन प्लान्स की भी कई लोग आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इससे जो डेटर कंट्री है जिसने लोन लिया है उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता छीन ली जाती है। उसको फोर्स किया जाता है कि आप इस फील्ड में पैसा लगाओ या ये वाला पैसा केवल यहां जाएगा। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक चीज और करते हैं कि ज्यादातर इनकी पॉलिसीज फोकस्ड होती हैं कि कैसे सी लेवल का राइज रोकना है। तो सी लेवल का राइज रोकने के लिए ही सारे प्लान बनाएंगे, इंडस्ट्री पर लगाम कसो, कार्बन एमिशंस कम करो। लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक व्यक्ति को जो इंपैक्ट करता है, वो क्या इंपैक्ट करता है कि उसके घर में बाढ़ आ रही है डेली, तो उससे मिटिगेशन के लिए तुरंत कुछ नहीं किया जाता है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली वो चीज़ें भी सक्सेसफुल होंगी कि अगर पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो उसमें बदलाव कम होंगे, तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म जो लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, वल्नरेबिलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, इन पर पूरा फोकस नहीं है। जो सामाजिक मुद्दे हैं इन पर पूरा फोकस अभी भी नहीं है। तो समाज का वो तबका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसके लिए डायरेक्टली आईएमएफ क्या कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा स्कीम्स इनके पास नहीं है। तो ये था पूरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में। एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में 72 पेज नंबर से क्वेश्चन मैंने लिया है। आपको बता दूं, जिनको सर्च करना है देख लेना जाके, 12th क्लास की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पूछे गए हैं आपसे वो तीनों ही सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो देखो, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी क्या कहती है कि कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, वो भविष्य की तरफ देखते हैं। उनको पता है कि आज हमारी सरकार ने लोन लिया है तो आने वाले भविष्य में उसका पैसा वापस चुकाने के लिए टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो वो कंजम्पशन बढ़ाने की बजाय
पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर लोन लेना वैसा ही होता है जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया हो। तो आपने टैक्स बढ़ाया नहीं है, लेकिन उसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा टैक्स बढ़ा दिया गया हो। तो ये होती है रिकार्डियन इक्विवेलेंस थियरी। तो इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। पिछले 3-4 दिन के जितने भी पीडीएफ्स हैं सारे अपडेट कर दिए मैंने। इवन हिस्ट्री पीडीएफ्स आर अपडेटेड, यू कैन गो चेक देम आउट। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मेरा प्लस कोर्स चल रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पर, इससे ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के सभी टीचर से पढ़ने का आपको यहाँ मौका मिलेगा और मेरे कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अन्यथा आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो डोंट पे द हायर प्राइसेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिल जाती है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। दोनों ऑप्शनल और जीएस के कोर्स को कंबाइंड अगर आप लेते हैं देन यू कैन गेट इट फॉर 55,000 रुपीज़। हर बुधवार को प्लस प्लेटफॉर्म पर नए बैचेस बनते हैं, यू कैन ज्वाइन दोज। 31 दिसंबर कल शाम एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, उसका इंतजार कीजिए। ईएमआई पर आप सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। और कॉम्बैट 2 जनवरी को 11 बजे होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।